हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि सीटेट और टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी अन्य एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस एग्ज़ाम में जो है वाटर टॉपिक होता है। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने पर्यावरण अध्ययन के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जल क्या है। जल जो है एक रंगहीन तथा पारदर्शक द्रव्य है जो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अणु के मिलने से बना होता है, जिसका अणुभार होता है 18। हाइड्रोजन का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। मैंने आपको बताया है, जल जो है एक रंगहीन तथा पारदर्शक द्रव्य है जो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन अणु से मिलकर बना होता है। इसका अणुभार होता है 18। पानी यानी जल का हिमांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है वो जम जाता है और क्वथनांक यानी जल जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उबलता है। यह 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य गर्म करने पर फैलने के स्थान पर सिकुड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब जल को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य गर्म किया जाता है तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो वह जो है फैलने के बजाय जो है सिकुड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पृथ्वी पर लगभग जो है 71% भाग पर जो है जल है और 29% भाग पर जो है स्थल है। जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र तथा महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा होता है। यानी जो समुद्र और महासागरों में जल पाया जाता है वो अधिकतर खारा होता है। शुद्ध जल जो है वो होता है वर्षा का जल, नदियों का जल, तालाबों का जल, झीलों आदि का जल। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 71% जल में 97% भाग जो जल है वो होता है खारा, लवणीय होता है। और जो बचा 3% भाग जल जो है वो होता है आपका पीने योग्य। यानी पृथ्वी पर जो है 71% भाग पर जो है जल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 71% जो जल है उसमें से 97% जो जल है वो होता है लवणीय यानी खारी, और शेष बचा 3% वो होता है पीने योग्य। और इस 3% में जो है 2.4% जल जो है वो जमा हुआ है, ध्रुवों पर पाया जाता है बर्फ़ के रूप में, और 0.6% जो जल है वो नदी, तालाबों, झीलों आदि में पाया जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी पर जो है टोटल 71% जल है, जिसमें से 97% जो जल है वो खारा है और 3% जल यानी 3% जल जो है वो है आपका पीने योग्य। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जल के विशिष्ट गुणों के बारे में। देखिए, जल एक रंगहीन और पारदर्शक द्रव है, आपको पता ही है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य जल को गर्म करने पर फैलने के बजाय क्या होता है? सिकुड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। बर्फ़ का घनत्व जल से कम रहता है, इसीलिए जल में बर्फ़ जो है वो तैरता रहता है। चार डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि किस तापमान पर जो है जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि शीत प्रदेशों में झील की सतह पर बर्फ़ जम जाने के बाद भी
नीचे जल होता है और जलीय जीव जीवित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होने के कारण इसका उपयोग हॉट वाटर बैग में किया जाता है रोगी की सिकाई करने के लिए। जल के वाष्पीकरण के आधार पर ही रूम कूलर कार्य करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, ये तो होते हैं हमारे जल के विशिष्ट गुण, जिसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो जल का हिमांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और जल को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य गर्म करने पर वह फैलने के बजाय सिकुड़ता है और जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदु जल और कठोर जल। देखिए, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है वो होता है आपका मृदु जल। जो साबुन के साथ आसानी से झाग दे वो होता है आपका मृदु जल। और जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मृदु जल क्या है, मतलब जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है वो होता है आपका मृदु जल, और कठोर जल वह होता है जो आसानी से झाग नहीं देता। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जल की कठोरता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और केमिस्ट्री नहीं हमें पढ़नी है, हमें जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है, तो जो मेन चीज़ें हैं वही पढ़ेंगे। तो जल की कठोरता, जल की कठोरता जो है वो होती है 2 प्रकार की। एक होती है अस्थायी कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता। देखिए, जो हमारी अस्थायी कठोरता होती है जल में वो किसके कारण होती है, तो देखिए जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के कारण होती है अस्थायी कठोरता। इस प्रकार की कठोरता को जो है जल को उबालने तथा चूना सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाकर उबालने से दूर किया जाता है। जो अस्थायी कठोरता होती है वो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है और इसको जो है उबालकर या चूना या सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से जो है अस्थायी कठोरता जल की दूर हो जाती है। अगला है स्थायी कठोरता। जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट तथा क्लोराइड लवणों के कारण होती है आपकी स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं होती है। और ये कैसे दूर होती है? स्थायी कठोरता दूर करने के लिए परम्यूटेट विधि और कार्बनिक आयन विनिमय का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है कि जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों के कारण। और स्थायी कठोरता होती है जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड लवणों के कारण। अब देखते हैं कठोर जल के प्रभाव क्या होते हैं। कठोर जल के प्रयोग से निम्नलिखित प्रभाव होते हैं, जैसे कपड़े की चमक जो है वो चली जाती है, बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं, अपच संबंधी समस्या होती है। कठोर जल पौधे के लिए अनुपयुक्त होता है। यदि यह पत्तियों पर पड़ जाए तो उनके छिद्र बंद हो जाते हैं और पत्तियां आधी हो जाती हैं और सूख जाती हैं और फिर बाद में गिर जाती हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण के कारण और जल प्रदूषण क्या है उसके संबंध में हम लोग जानेंगे। और ये हमारा पहला पार्ट रहेगा, इसके पार्ट दूसरा पार्ट भी आएगा, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आया। तो जल प्रदूषण क्या है? जल में अवांछित हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण होता है। आपको पता है जैसे कोई साफ़ पानी होता है उसमें हम जो कुछ भी मिला देते हैं, मिट्टी के कण या गंदगी मिला दें तो वो जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है। तो यही लिखा गया है कि जल में अवांछित हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण होता है। स्वच्छ जल में केमिकल मिला देते हैं, मलमूत्र ये सब उसमें भेज दिया जाता है, इसी वजह से जो है स्वच्छ जल जो है जल प्रदूषित हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं जल प्रदूषण के कारण। देखिए, जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। कारखानों के रासायनिक अपद्रव्यों का नदियों में बहाए जाने के कारण। देखिए, कारखानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो होता है और केमिकल्स होते हैं वो उसमें मिला दिए जाते हैं, जिससे जो है हमारा जल प्रदूषित हो रहा है।
देखिए, नदियों में शव के बहाए जाने, सब बहा दिए जाते हैं, तो जब वो सड़ता है तब जल गंदा होता है। अस्थि विसर्जन करने से, मूत्र प्रवाह करने से, स्नान, नहाया धोया और उसमें बहा दिया, कपड़े धोने से, गंदे कपड़े जो है धुल दिए साफ पानी में, तो कैसा होगा, पानी गंदा हो जाएगा। प्रयोगशाला के शेष बचे अनुपयोगी पदार्थों के बहाव आदि से भी जल प्रदूषित होता है। समुद्र में जलयान से तेल रिसाव एवं अम्लीय वर्षा के कारण जल प्रदूषित होता है। तो समुद्र में जब जलयान जाता है और उसे बाई चांस जो है तेल रिसाव होने लगता है, तो अम्लीय वर्षा के कारण से जल, देखिए, समुद्र में जलयान से तेल रिसाव और अम्लीय वर्षा के कारण भी जो जल है वो प्रदूषित होता है। और 1930 में इराक के समुद्र तट पर तेल रिसाव से जो है हजारों जलीय जीव मर गए थे। यानी तेल रिसाव जब हुआ तो तेल जो है जो जल है वो आपका जो है दूषित हो गया। इसी वजह से जो है उसमें रहने वाले जलीय जीव मर गए। और देखिए, अम्लीय वर्षा को जो है हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं अपने कारणों की ओर। देखिए, बढ़ती हुई आबादी और औद्योगिकीकरण के कारण भी जो है जल प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। कृषि में ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने से भी जो है जल प्रदूषित हो रहा है। प्रयोगशाला से निकले अपशिष्ट पदार्थों से भी जल प्रदूषित होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आई थिंक आपको समझानी नहीं पड़ेंगी। अगला है जल प्रदूषण रोकने के उपाय। जल प्रदूषण रोकने के निम्न उपाय हैं। नदियों में शवों को ना बहाया जाए, अस्थियों को प्रवाहित ना किया जाए। घर से निकलने वाले मलमूत्र, स्नान, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने आदि का पानी की निकासी की उपयुक्त व्यवस्था हो। यह नहीं कि गंदा पानी जो है साफ़ सुथरे पानी में छोड़ दिया, यानी गंदी नालियों को जो है नदियों में छोड़ दिया। तो इनको बंद किया जाए, जो गंदी नालियाँ हैं, और जो है उनकी उपयुक्त निकासी की व्यवस्था की जाए कि उनको कहाँ पे जो है निकाला जाए या डाला जाए, जिससे जो है हमारा जल प्रदूषित ना हो। तो घर से निकलने वाले मलमूत्र, स्नान, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने आदि का जो पानी है उसको जो है साफ पानी यानी नदियों में ना मिलाया जाए। गंदे नालों को नदियों से ना जोड़ा जाए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। अगला है जनमानस में जल प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाकर बताया जाए कि अगर जल प्रदूषित हो जाएगा, आप लोग क्या करेंगे जब जल प्रदूषित हो जाएगा और जल नहीं रहेगा, तो उनको बताना चाहिए, जिससे जो है हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। प्रदूषित जल का शुद्धिकरण करके। आगे है उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों या दूषित जल को शुद्ध करके नदियों में छोड़ा जाए। तो ये होता है आज हमारा जल का पहला पार्ट। मिलेंगे हम लोग कल दूसरे पार्ट में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।